अच्छा गया था। तो कितने आए? अभी तक चेक नहीं किया यार मैंने I'll check it today or by tomorrow. सब लोग इजी दिया था। हाँ, अभी चैप्टर्स ही काफी इजी थे यार। फोर्सेस ऑफ लॉज ऑफ मोशन में हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट और कर दूं, देखते हैं। सो वो रिकॉइल वेलोसिटी वाला तो एग्जाम्पल ही था। सॉरी, तो जो रिकॉइल वेलोसिटी था ना, वो तो एग्जाम्पल ही था। हाँ बहुत ज्यादा इजी हो गया क्या तेरे लिए? अगली बार और टफ बना दूंगा फिर। नहीं 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 सर, नहीं अच्छा है। इफ इट्स टू इजी फॉर यू देन तूने जल्दी भी कर दिया था ना शायद, आई थिंक यस सर, मैंने कर लिया था 35 मिनट्स में। हाँ तो अगर तो देखो आता मैथ्स है मैंने पूरा डॉट टू डॉट किया। क्या। मैथ्स वाला मैंने पूरा डॉट टू डॉट किया। मैथ्स में थोड़ा टाइम लगता ही है। फिजिक्स में अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो बहुत ही इजी हो जाता है, बट आई वांट सो इक्वली ऐड किए थे मैंने सारे चैप्टर्स के, वरना फिजिक्स में तो मैं ऑब्वियसली बहुत सारे क्वेश्चन दे सकता तो फिजिक्स में सिर्फ दो ही न्यूमेरिकल्स दो एक्चुअली। हूँ। हाँ न्यूमेरिकल्स में ही दिक्कत आती होगी तुझे, सबको न्यूमेरिकल्स में ही आती है यूजुअली। सो मैंने ना जो रिकॉइल वेलोसिटी का था तो मैंने उसको गलती से 3/2 ही करके छोड़ दिया। वो तो मैं देख के ही बताऊंगा फिर तुझे कहाँ पे गलती की है। -3/2 मुझे एकदम लास्ट में पता चला। और आप मेरा डायग्राम देख रहे हैं ना, प्लीज बोलिएगा मत सबसे पहले क्वेश्चन। बहुत अच्छा नहीं बनाया मैंने। ओके चल, इसमें कोई डाउट्स है क्या एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में? सो वो जो लास्ट वाला था ना क्वेश्चन, जो आप इसका बोल भी रहे यार मैं पाई शीट देना तुझे भूल गया था, आई विल सेंड इट टू यू राइट आफ्टर द क्लास। सो मैं भेज तो दी। पाई शीट भेज दी क्या? पाई शीट भेजी है ना? अब हाँ इसमें ये पाई। क्या? सो मुझे लगा सिर्फ मैथ्स की है। नहीं वो तो दोनों में ही होती है, ठीक है, बट वो दोज आर मोस्टली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, सो यू कैन ट्राई देम एंड देन जब भी देखो अपन को टाइम मिलेगा डिस्कशन करने का तब अपन इसको कर लेंगे। ठीक है ओके, इसमें डाउट्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स? 21st क्वेश्चन। 21st से पहले नहीं है कोई भी? नहीं सर, आपने लास्ट टाइम शेयर कर दिया। ठीक है 21st, हाउ इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड रिलेटेड टू हिज एम्पिरिकल फॉर्मूला? हाँ ये मेरे को तुझे बताना था ना, ठीक है। अच्छा बिफोर वी गेट टू दैट, can you open the book once? And book में question 40 sorry page number 43 पे question 2, were you able to get this question? तो पूछेगा कौन? वो मुझे लगा 5 शीट का पूछ रही। हाँ तो बुक का भी पूछ ले साले सारे। ये वाला बताना है? सो ये वाला लास्ट में इससे पहले भी देख ले एक बार, इंटेक्स में भी कोई नहीं आए हो तो। नहीं, इंडेक्स पे मुझे आ गए थे, मैंने सीख लिए ये। बुक में से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है तूने मुझसे? सो बुक में से तो बहुत इजी थे, जो मोल्ड वाले थे वो मैंने पहले किए नहीं थे, बस मैंने कर लिए। कुछ हमने मोल्ड भी पढ़ा, मैंने भेज भी थे सारे कर, मैंने करके सारे भेज दिए थे। हाँ आई नो भेज दिए हैं, बट मैं पूछ रहा हूँ कि और कोई डाउट हो उसमें इसलिए। मोल्स वाले आगे थे क्या अच्छे से? So this is a यस good question. Question 2 करते हैं अपन पहले। दिख रहा है कि लाइट है? तो थोड़ा सा लाइट। ठीक है क्वेश्चन बता मुझे।
what is the question asking us to do? When 3 grams of carbon is burned to 8 grams of oxygen, 11 grams of carbon dioxide is produced. What mass of carbon dioxide will be formed when 3 grams of carbon is burned with 50 grams of oxygen? क्या हुआ ये? So जब 8 grams of oxygen और 3 grams of carbon और 8 grams of oxygen को burn किया तो वो 11 grams of carbon dioxide बना. और फिर जब 3 grams of carbon और 50 grams of oxygen करेंगे तो 3 grams of carbon dioxide. Okay. पहले तो केमिकल इक्वेशन लिखते हैं. कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव मी CO2. ठीक है, दिस इज द सिंपल. तो बहुत लाइट है. अभी यस सर. ठीक है, हाँ वो थोड़ा सा अभी डाला है, हो जाएगा. So 3 grams of carbon is burnt in 8 grams of oxygen to give us 11 grams of CO2. ठीक है? What mass of carbon dioxide will be formed when 3 grams of carbon is burnt in 50 grams of oxygen, and which law of chemical combination will govern your answer? Now, any ideas? So 53 grams होगा क्या? 53 grams. 53 grams? No. So 53 minus 11. ऐसे ही तुक्के से. रीजन बता क्यों? तो ओवरऑल पूछा है तो हाँ, ओवरऑल पूछा तो कुछ भी बोल दो. नहीं. फिर नहीं. Let's understand what's going on. हमने देखा था one that mass can neither be created nor destroyed. ठीक है? And ये जो सारे elements होते हैं या atoms होते हैं, they also join in whole numbers. ठीक है? मतलब whole numbers में बनाते हैं अपने compounds. So इधर क्या हो रहा है? इसमें बोला हुआ है हमें, this is given, right? This is given to us that जब 3 grams of carbon, इसमें मोल्स और उस सब की बात नहीं चल रही है. हम मोल्स से भी कर सकते हैं इसको, but we are not going there. ठीक है? And I'll tell you how to do it with moles also. Now here it's given that 3 grams of carbon लिया और 8 grams of oxygen लिया, तो हमारा 11 grams of CO2 बन रहा है. That means this 3 grams is joining completely with this 8 grams to give us 11 grams. ठीक है? यहाँ पे अभी भी ये 3 grams ही है. अगर ये यहाँ पे 8 grams के साथ कंबाइन कर रहा है, तो ये यहाँ पे 8 से ज्यादा कंबाइन कर सकता है क्या? हाँ. जब ये 3 grams is completely combining with this 8 grams, can this 3 grams combine with anything more than 8 grams here? No. Yes?
तो ये 50 ग्राम से होगा ही नहीं, ये कंबाइन तो अभी भी 88 ग्राम से ही होगा। तो फिर आंसर क्वेश्चन गलत है। नहीं, क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है, समझने की बात है बस। इनने बोला कि यहाँ पे 3 ग्राम्स था और यहाँ पे 8 ग्राम्स था और वहां पे इवेंचुअली हमें 11 ग्राम्स मिल गया। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो कार्बन है पूरा का पूरा ये 8 ग्राम्स ऑक्सीजन से कंबाइन हो गया टू गिव अस द कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, बट अब ये 3 ग्राम्स 8 ग्राम से पूरा कंबाइन हो गया, मतलब ना तो इसका कुछ बचा ना इसका कुछ बचा। ठीक है, if there would be a leftover then we would consider कि अच्छा 8 ग्राम से कुछ ऊपर होगा तो उससे भी ज्वाइन हो जाएगा, but there was no leftover। ठीक है, जब लेफ्ट ओवर ही नहीं है तो अगर मैं सेम क्वांटिटी वापस से लूंगा तो उसको सेम क्वांटिटी से ही तो ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये एक्सेस में है, ये हमारे पास खूब सारी है बट ये हमारे पास कम है, तो जितना ये है उतना ही तो कंबाइन कर सकते हैं हम, कोई पैदा थोड़ी करेंगे कार्बन। ठीक है, सो दैट्स व्हाई 8 ग्राम से ही रिएक्ट करेगा ये टू गिव अस द सेम क्वांटिटी एज 11 ग्राम्स। तो फिर 42 ग्राम्स अनरिएक्टेड रहेगा। यस, इट विल जस्ट स्टे लाइक दैट, क्योंकि देयर कुछ है ही नहीं ना यहाँ पे, कंबाइन रिएक्ट करेगा किससे, because this 3 grams has already been used up by the 8 grams. So जो remaining 42 grams है, that will just stay as is unless until we add more carbon. ठीक है, if we add more carbon then we will get a higher yield into it. ठीक है, these kind of things जहाँ पे एक जो चीज है वो कम है और दूसरी चीज बहुत एक्सेस में है तो उसको लिमिटिंग एजेंट भी बोलते हैं। ठीक है, बिकॉज दे आर लिमिटिंग द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट वी कैन गेट आउट ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, लिमिटिंग एजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, बिकॉज दीज टू आर रिएक्टेंट्स। अंडरस्टूड? ठीक है, सो ये तो इस क्वेश्चन का आंसर के लिए हो गया। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट फ्रॉम अ मोल्स पॉइंट ऑफ व्यू। कैसे करेंगे? कार्बन का 1 मोल इज 12 grams. O2 का 1 मोल इज 32। 32। यस, ठीक है, एंड CO2 का 1 मोल इज 44। यस, सिंपल, ऐड करना है बस इनको। ठीक है, नाउ वी कैन, ये वाला जो दिया हुआ है वी कैन से दैट दिस इज ट्रू बिकॉज दिस इज ट्रू। ठीक है, अगर मेरा कुछ भी इसके मल्टीपल में होगा तो वो वर्क कर जाएगा, देन आई विल गेट like the right amount because they need to be in a ratio, in a fixed ratio. ठीक है, so अगर मैं इसको से multiply by 2 करता हूँ, पूरे इसको मैं multiply by 2 करता हूँ तो रिजल्ट भी मेरा उसी तरह से आ जाएगा। ठीक है, so इसी I mean that's the basic। यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे multiply by 2 नहीं किया हुआ है, यहाँ पे divide by 4 किया हुआ है। ठीक है, so that's why we are getting this. So you can see from here also कि when I divide by 4 ये जो आएगा this will still be 8 grams and so the remaining 42 grams will remain unreactive. ठीक है, so ये मोल्स की तरह से, मोल से मतलब कॉन्सेप्ट लिया है बस उधर से, एक्सप्लेनेशन तो सेम है। ठीक है, any other question from the book? No? ठीक है, so empirical formula वाला I am leaving that for now.
अपन we can start a new chapter today. ठीक है, क्या हुआ, इतनी सैड क्यों हो गई? Bio? No, I'm thinking of bypassing bio this time. We can directly jump to physics again. ठीक है, work and energy. ठीक है, बायो में काफी सिंपल तो नहीं बोलेंगे, बट थोड़ा थियोरेटिकल ज्यादा है चैप्टर. सो वी कैन डायरेक्टली गो टू वर्क एंड एनर्जी, और फिर उसके बाद हम बायो पे आ जाएंगे. Okay, any idea about what this chapter is about? नहीं? No? ठीक है. So let's try to understand what this chapter is about first, and then we'll get into it. Give me some examples of work that you know of. Going to school. Sorry? Going to school. Okay. And Making the bed. making the bed. Okay. बोलते जाओ. Exercise. Anything else? And what about energy? Give me some examples of energy. Where do you use the word energy? Lifting something. Sorry? कोई चीज को लिफ्ट करे तो. Okay. कोई And चीज को कंप्रेस करना. compress करने के लिए energy चाहिए. ठीक है, और no? ठीक है. Fine. So to quick recap, to recollect everything that we've done so far in physics, हमने सबसे पहले चालू किया था मोशन से, which is how different bodies move, right? How different objects move in our environment, in nature essentially. And फिर उसकी चीजों को, मतलब how does that motion happens, उसको समझा था. Then we saw this thing called force. यार ये जो bodies move कर रही हैं, उन पे कुछ force लग रहा होगा, तो वो force क्या चीज है, हमने उसको define किया था, उसको understand किया था, and we came up with 3 laws of motion, right? And then in the last chapter we did gravitation, which is essentially कि earth कौन सा जो हम पे force लगा रहा है, उसको हम gravitation बोल देते हैं, right? Now in this chapter we talk about work and energy, and this work and energy is very different from the way we talk about work and energy in our day-to-day life. ठीक है, तो जहाँ पे हम बोलते हैं कि okay we are studying, or we are working on our laptop, or we are working on something, ठीक है, in physics or in science in general we do not call that work. Okay, in physics and science we have a very specific way to define what work is, and that specific way is when we are putting a force on an object and that object is moving a distance. When these two things happen, only then we say that some work is done. Fine? So we are only talking about, now why do we need to define work in this way? Because of the confusions that might come otherwise. ठीक है, अगर हम इस तरह से डिफाइन नहीं करेंगे, एक क्लियर वे में डिफाइन नहीं करेंगे, तो
कंफ्यूजन बहुत होता रहेगा कि यार ये भी वर्क है क्या, वो भी वर्क है क्या, जब मैं लैपटॉप पे बैठ के काम कर रहा हूँ, इज दैट ऑल्सो वर्क इन साइंस टर्म्स. ठीक है. सो इन साइंस everything connects back. So in science or in physics, the motion that we talked about in the first chapter and the force that we talked about in the second chapter, work is like a combination of both of them, that we only say we are working or we worked past tense when we apply a force on a box and the box actually moves. अगर मैं दिन भर इस दीवार पे हाथ, मतलब मैं I keep on pushing it and it doesn't move, then how much ever my force is, my work done. Is there. ठीक है. So that is our definition of work. So work is equal to force into displacement. Again, remember we're talking about displacement. That means it has both a direction and a magnitude. Yes. Okay. The force itself has its own direction. ठीक है. Force का खुद का भी direction होता है. So in ninth we won't be talking, or I mean except for front and back, we won't be talking much about the direction aspects, but in 11th the direction becomes very important. Okay, that it brings in more details. But what this implies is if my force is in the opposite direction of the displacement, or if my displacement is in the opposite direction of the force, my work can also be negative, which in our day-to-day work use of the word is obviously not possible. I can't say I did negative work today. Okay? I can't say I negative studied today. Right? So that's why it is very different from how we use the word in day-to-day life. And that is very important to understand because that's where most of the students get confused. ठीक है. So ये जो हम word use कर रहे हैं, ये सिर्फ it is just a representation. Do not think कि ये जो हम regularly बात करते हैं और जो physics में बात कर रहे हैं, they are the same thing. They are just, उनके दोनों के नाम सेम है, but वो दो अलग अलग लोग हैं. ठीक है. Okay. So this is about, now how did we come up to this, first of all? Okay. So much like everything in classical mechanics, again this is all mechanics that we are studying, जो भी ये Newtonian mechanics भी बोलते हैं इसको, right? Much like everything, this is also given mostly by Newton, and he said कि यार ठीक है, like we can talk about work in a lot of sense in day-to-day life, but when we are actually working on something, just a minute.
Hi Manchika, sorry. Something came by. Yeah. Sorry about that. Karen, continue. Yes. ठीक है? Yeah. So हम बात कर रहे थे कि वर्क ये आया कैसे हमारे पास. So we saw in our day-to-day experiences and observations कि किसी भी चीज को मूव करने के लिए there are two aspects. One is how much force we are putting on that object, and the second is the displacement or the movement of that object. ठीक है? और वहीं से ये हमारे पास एक डेफिनेशन फॉर्म हुई है. ठीक है? अगेन इट्स अ डेफिनेशन कि हमने बोला है. ओके? Because we are kind of forming a new language. Think of it as forming a new language. So we are giving these definitions. Okay, work will mean this for us. Energy will mean this for us, and so on and so forth. फिर आगे जाके we just keep on using the same words again and again. ठीक है? Understood? So this thing came about where when we notice that to work or to when we want to see कि इस force का क्या effect आया है on something, it usually comes across as if that object is moved, if that object moves forward or backwards or upwards or downwards, then we say that some work has been done by that force. ठीक है? अगेन द सेम एग्जाम्पल, अगर मैं इस पे दिन भर धक्का देता रहूं और वो नहीं मूव कर रहा है, दैट मीन्स द फोर्स दैट इज बीइंग अप्लाइड, उसका वर्क डन विल बी जीरो. ओके? तो ये जो वर्क है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज वर्क डन. ठीक है? फाइन. नाउ द सेकेंड पार्ट of the name, which is energy. अभी तूने मेरे को एग्जांपल्स दिए कि अच्छा हमें एनर्जी चाहिए. कौन कौन से एग्जांपल्स दिए थे? सॉरी. सो कोई ऑब्जेक्ट को पुश करने के लिए या कोई कंप्रेस करने के लिए. कंप्रेस करने के लिए, पुश करने के लिए, या हम ऐसे ही बोलते हैं कि खाना खाने से एनर्जी मिलती है, या हम ऐसे ही बोलते हैं कि अच्छा I don't feel energetic right now, I just feel very lazy, so I don't want to get up. ठीक है? And so on. So the concept of energy is very much the same जो हम रेगुलर डे टू डे लाइफ में बोलते हैं, बट उसको एक थोड़ा रिफाइंड तरीके से बोला गया है. कैसे? The concept of energy in science, again, just simply means the capacity to do work. The capacity to do work. Okay? Energy is equal to the capacity to do work. Now, what does this word capacity mean? Capacity means कि यार मैं पुश तो कर रहा हूं. यहाँ पे एक इमेजिनरी बॉक्स अगर मेरे सामने है तो आई वांट टू पुश इट. दैट मीन्स आई वांट टू पुट सम फोर्स ऑन इट एंड आल्सो मूव इट समवॉट. अगर मैं फोर्स पुट करूंगा तो हो सकता है कि मैं उसको डिस्प्लेस कर दूं. बट द एबिलिटी टू अप्लाई दैट फोर्स, द एबिलिटी टू मूव दैट बॉक्स कहां से आएगी? वो एबिलिटी कहां से आएगी? वो एबिलिटी कहां से आ रही है? फ्रॉम माई शोल्डर्स, फ्रॉम माई मसल्स, फ्रॉम माई आर्म्स. ठीक है? इफ माई मसल्स, माई शोल्डर्स, माई आर्म डोंट हैव द एनर्जी टू इवन पुश, तब मैं ना तो फोर्स कर पाऊंगा, ना तो ये फोर्स लगा पाऊंगा, ना मैं उसको मूव कर पाऊंगा. आया समझ में? ठीक है? सो समथिंग, अगर एक बॉक्स, सेम बॉक्स, if I can push a box,
it does not mean that a 2-year-old child can push the same box. Why? Because he or she might not have the capacity, that means the muscle capacity or the energy capacity, to even apply the sufficient force on it. ठीक है? So this is the distinction between work and energy. Okay? Now, जो ये energy है, this is also, you can also think of it as stored work. जो इसके अंदर, जो हमारे अंदर या किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर किया जाता है. Have you seen a pendulum? ठीक है? I think you also mentioned that you were doing some experiment on it, ना? Were you? मतलब ऐसा pendulum वाला? Okay, anyways. So pendulum, do you know how it works? कि अपन एक तरफ से छोड़ते हैं और फिर it keeps on moving continuously, right? So what is happening over there is the ball is actually rising up to a height, okay, and it gains potential energy, okay, and then it falls back and then it gains kinetic energy. और मैं बताऊंगा कि क्या होता है kinetic energy, potential energy, and then it again rises up and it gains potential energy and so on. It keeps on changing, it keeps on fluctuating. ठीक है? So what is happening is when the pendulum it's going up, it is gaining some energy because it is doing some work against gravity. अगर वो ऊपर जा रहा है तो against gravity काम कर रहा है ना वो, ठीक है? So it is doing work against gravity. Why? Because the force on that ball is downwards, right? Gravitational force is downwards, and उसका जो displacement है वो upwards है, ठीक है? So it moves from here to here, and उसके अंदर वो एक वर्क कर रहा है अगेंस्ट ग्रेविटी, एंड दैट वर्क गेट्स स्टोर्ड इन द बॉल एज एनर्जी, एज पोटेंशियल एनर्जी टू बी प्रिसाइज. ठीक है? ये आया क्या समझ में या कंफ्यूजन है? आई कांट हियर यू. पोटेंशियल एनर्जी को वापस एक्सप्लेन कर. हाँ, वो मैं अच्छे से डिटेल में और समझाऊंगा. अभी ये तो चैप्टर स्टार्ट ही नहीं किया. अभी आई वांट यू टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन वर्क एंड एनर्जी. Yeah, these two things is more important. Okay, चल ठीक है, let's get into it, or as we go further you'll understand. So let's talk about work first of all. Work we've understood is force into displacement. ठीक है? That means इसको हम शॉर्ट में F into S लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए. ठीक है? अब F is Newton, S is meter. The Newton meter is in SI units, but इसको हम joules लिख देते हैं. ठीक है? This J stands for joule, and this is the SI unit of work. Work or work done are the same thing. ठीक है? क्लियर है? ठीक है? So this is very simple. कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है. So ये चैप्टर का नाम काइनेमैटिक्स है दीदी की बुक में. नहीं, इसका नाम काइनेमैटिक्स नहीं है. Right? कहाँ पे क्या बोल रही है? सर HC वाला में उसमें लिखा है वर्क एंड एनर्जी और फिर उसके आगे लिखा है काइनेमैटिक्स. नहीं, काइनेमैटिक्स इज एवरीथिंग सो फार. जो भी अभी तक हम कर रहे हैं, मोशन से अभी तक जो भी कर रहे हैं, ऑल ऑफ दैट कम्स अंडर काइनेमैटिक्स. ठीक है? काइनेमैटिक्स में एक्चुअली फोर्स और ये सब भी नहीं आता है. काइनेमैटिक्स में एवरीथिंग अराउंड मोशन कम्स अंडर काइनेमैटिक्स. ठीक है? वेयर देयर इज मूवमेंट हैपनिंग, उसको हम काइनेमैटिक्स में ले लेते हैं. Fine? So work and energy is also part of it. Now,
इसका क्या मतलब हुआ? 1 जूल is equal to 1 Newton into 1 meters. That means 1 joule will be equal to, I mean, I will be doing 1 joule of work when I'm applying 1 Newton force, okay, and moving the object by 1 meters. अगर मैं 1 न्यूटन फोर्स लगा के 1 मीटर तक उसको मूव कर सकता हूँ, तब मैं बोलूंगा कि मैंने 1 जूल वर्क डन किया है। क्लियर? ठीक है, ये समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस essentially is the basis again. ठीक है, so this is extremely simple, right? इस पे अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। There is a very simple example on page 148. A porter lifts a luggage of 15 kgs from the ground and puts it on his head 1.5 meters above the ground. Calculate the work done by him on the luggage. So the question is very simple. पेज नंबर कौन सा है? 148. ठीक है, उसने 15 किलो का सामान नीचे से उठा के अपने सर पे रख लिया और the distance from the ground to his head is 1.5 meters. So I need to find how much work was done by him on the luggage. क्योंकि उसने luggage को उठा के ऊपर रखा है, so he is doing work on the luggage, right? So he is lifting it up 1.5 meters और luggage पे force कौन सा लग रहा है? कौन से फोर्स के अगेंस्ट लगा किया है उसने? क्वेश्चन ही समझी क्या? सर 15 into 1.5 होगा ना? अच्छा वो मास दिया है। हाँ वो मास है। तो अब उस मास into acceleration, पहले acceleration। हाँ ठीक है, so first we'll just simply find the gravitational force on it, क्योंकि उसी के अगेंस्ट में कर रहे हैं, उसी के अगेंस्ट में तो उठा रहे हैं हम उसको। ठीक है, तो we simply do work done will be equal to force which is 15 into 10, which is the acceleration, into 1.5. 1 to 25। Yeah. ठीक है, now this is positive. ठीक है, this is the work done by the person who is lifting the luggage. But अगर मैं पूछूं work done by gravity तो क्या होगा? तो माइनस में आएगा। हाँ, तो same amount of work done but in negative. Because तो उसके 10 माइनस में आएगा ना? हाँ, कोई सा भी माइनस में आए, 10 माइनस में ही आएगा क्योंकि मास तो नेगेटिव में हो नहीं सकता, डिस्टेंस हमने ले लिया है। ठीक है, सो 10 माइनस में आएगा तो हम बोलेंगे कि द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशन ऑन द लगेज इज नेगेटिव 225। ठीक है, तो उस तरह से ये चेंज होगा। इस पे और क्वेश्चंस करेंगे तो और मजा आएगा तुझे, अभी तो ये बहुत ही एक्सट्रीमली ज्यादा सिंपल था ये। ओके, नाउ हमने देखा जूल्स वर्क डन का यूनिट है, बट हमने ये भी बोला है कि एनर्जी is the capacity to do work. That means कि जब मैं वो फोर्स लगा रहा हूं तो मेरे अंदर वो एनर्जी होनी चाहिए कि मैं वो फोर्स लगा सकूं, राइट? एंड सो एनर्जी का यूनिट इज द सेम एज वर्क डन का यूनिट, क्योंकि essentially amount of energy will be equal to amount of work done. ये आया क्या समझ में? दिस इज
crucial. पूरा चैप्टर इसी के ऊपर है. This one single line can describe the whole chapter in a sense. I said, मैंने बोला कि एनर्जी जो है वो कैपेसिटी टू डू वर्क है. दैट मीन्स अगर मेरे हाथों में एनर्जी होगी तब मैं वो काम कर पाऊंगा. दैट मीन्स व्हाट, कि जब मैं कोई काम कर रहा हूं, जब व्हेन आई एम एक्चुअली पुशिंग द वर्क एंड वर्क इज गेटिंग डन, ठीक है, व्हेन आई एम एक्चुअली पुशिंग द बॉक्स एंड द वर्क इज गेटिंग डन, तो एनर्जी कितनी यूज कर रहा हूं मैं? एनर्जी that I use will be equal to the amount of work that I'm doing, क्योंकि वही तो एनर्जी स्टोर्ड थी. वो एनर्जी स्टोर्ड थी, अब मैं उस एनर्जी को यूज कर रहा हूं टू पुश द बॉक्स एंड द बॉक्स इज मूविंग. तो कितनी एनर्जी यूज करी? जितना मैंने काम किया. ठीक है. सो एनर्जी, एंड यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई दिस वे, एनर्जी यूज्ड is equal to the amount of work done. So energy का भी तो formula है force into displacement. नहीं, यही इंपॉर्टेंट चीज है. एनर्जी का कोई फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है, बिकॉज आई डोंट नो कि मेरे अंदर कितनी एनर्जी है. आया समझ में? एनर्जी का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है. ये समझने की बहुत इंपॉर्टेंट बात है. ठीक है. सपोज आई लिफ्ट अ बॉक्स एंड ग्राउंड फ्लोर पे था, मैं उसको फर्स्ट फ्लोर पे ले आया. डिड आई डू सम वर्क ऑन इट? Yes. Yes. Why? Because I put some force and brought some displacement in it. So I lifted it up and got it to the first floor. Now I again lifted it up and took it to the second floor. Again did the work, and so second floor पे चला गया. Again I went to the third floor, fourth floor. Every time what is happening, ये जो मैं work done कर रहा हूँ उस पे हर floor के साथ में, that gets added up and it gets stored in the box. ठीक है. और वो किस तरह से स्टोर हो रहा है? इन द बॉक्स इट इज गेटिंग स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है. एंड अगेन पोटेंशियल एनर्जी मैं देखो डिटेल में नेक्स्ट मतलब आगे समझाऊंगा. ठीक है, या अभी समझा देता हूँ. So there are multiple forms of energy. Again, remember that energy can neither be created nor destroyed. सुना हुआ है? Yes. This is the law of conservation of energy. ठीक है. So ये जो केमिस्ट्री में हम कर रहे थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये उसी का एक फॉर्म है. एंड जो आइंस्टाइन का तूने मेरे को इक्वेशन बोला था, E is equal to mc square, it actually equates the law of conservation of energy. So ये math का formula है ना? मैथ का फॉर्मूला? नो, क्या बात कर रही है? मैथ का फॉर्मूला क्या होता है? E is equals to mc square. ठीक है. और मैं क्या बोल रहा हूँ? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ये दो चीजें बोल रहा हूँ मैं. दोनों में क्या है कि neither the mass can be created nor destroyed and energy also can neither be created nor destroyed. So Einstein brilliantly said, ये जो mass और energy है, they are also linked together. That means mass is also a form of energy, and this is the way that they are linked together. So C क्या represent करता है? C represents the velocity of light, speed of light in vacuum. In vacuum, not the मतलब जो हम एयर में लेते हैं वो थोड़ा सा कम होती है. Speed of light in vacuum is 2.9 something. It's a huge number. Okay. This single equation is what is used in nuclear bombs, atom bombs,
एटम बॉम्ब्स और न्यूक्लियर बॉम्ब्स ओनली। जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, फिजन रिएक्टर्स होते हैं, ऑल ऑफ देम बेसिकली जो पूरा न्यूक्लियर स्टडीज है इज काइंड ऑफ वर्किंग अराउंड दिस। ठीक है, तो उधर क्या हो रहा है कि वो जो एटम है, एंड नाउ आई कैन टॉक अबाउट एटम्स बिकॉज़ you've learned about them. What happens is these atoms which are really small, really tiny, we can break them. ठीक है, we have figured out ways कि हम उनको break कर दें। atoms को Yeah. ठीक है, तो एटम्स के अंदर जो बीच का एक पार्ट था जहाँ पे वो पॉजिटिव वाला था जिसको हम न्यूक्लियस बोल रहे थे, रिमेम्बर? ठीक है, एटम था, उसमें एक बीच का पार्ट था जो पॉजिटिव बोल रहे थे हम, दैट वाज पॉजिटिवली चार्ज्ड, इट वाज और कॉल्ड द बाहर की न्यूक्लियस। रिंग्स में सॉरी, बाहर की रिंग्स में नेगेटिव। हाँ, बाहर के रिंग्स में नेगेटिव थे which were called the electrons. This middle part, the nucleus, can be broken into multiple nucleuses. ठीक है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड ब्रेक कर सकते हैं, और उस ब्रेक करने से क्या होता है, वो ये एनर्जी निकलती है, क्योंकि इट वाज फाउंड आउट जब हम एक बड़े ऑब्जेक्ट को ब्रेक करके दो छोटे ऑब्जेक्ट्स में क्रिएट करते हैं, then the sum of the parts was not equal to the total. Can you imagine this happening? मैंने सपोज इसको ब्रेक कर दिया और दो पीसेस में कर दिया, अब मैं ये बोलूं कि यार ये जो दो नए पीसेस हैं इनकी अगर मैं इनको वापस से ज्वाइन करूंगा तो इनकी लेंथ कम आ रही है जो एक्चुअल पहले वाला था। कैन दैट बी पॉसिबल? नहीं ना, बट इन मास, चॉकलेट में वो मैजिक ट्रिक होती है जिसमें हो जाता है। हाँ बट वो मैजिक ट्रिक होती है ना, वो एक्चुअल में थोड़ी होता है, ठीक है, दैट्स जस्ट एन इल्यूजन, राइट? बट इन फिजिक्स और इन एटम्स दिस वाज हैपनिंग। इनने क्या बोला कि यार जब हम इस एटम को तोड़ते हैं दो पार्ट्स में, तो जो दो नए पार्ट्स आ रहे हैं उनका जब मैं सम निकालता हूँ और जो पहले वाले का मास था, दे आर नॉट इक्वल। जो दो पार्ट्स हैं उनका मास कम है फ्रॉम द इनिशियल। ठीक है, so if we have to think of this, और यहीं से आइडिया है कि यार जब मैं ब्रेक होने के बाद जो पार्टिकल्स आ रहे हैं उनका मास कम आ रहा है शुरू में जो पार्टिकल था उससे, और हम ये बोलते जा रहे हैं हर बार कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास बन नहीं सकता और हट भी नहीं सकता, तो ये मास गया कहाँ? एंड दैट्स वेयर दिस थिंग केम अबाउट। ये जो मास है जो कम हुआ है वो मास एनर्जी की फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी विच इज द एनर्जी ड्यू टू मूवमेंट, उसके अंदर ट्रांसफॉर्म हो गया। आया समझ में या सब ऊपर से गया? थोड़ा सा आया और बहुत सारा थोड़ा सा ऊपर। गया, बहुत ज्यादा ऊपर से गया। ठीक है, okay, so now it's time to define different things for you. Let me first make you understand the different types of energy, और फिर अपन वापस से E equals to mc square के डिस्कशन पे आ सकते हैं। ओके, तो हमने अभी तक क्या बोला कि यार मेरे को नहीं पता कि मैं कितनी एनर्जी यूज कर रहा हूँ, ठीक है, दैट मीन्स एनर्जी का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं है, बट हमें ये पता है कि जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है वो एनर्जी के इक्वल होता है, एंड दे आर नॉट द सेम थिंग। ठीक है, अंडरस्टैंड कि हम डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, वी कैन से दैट द अमाउंट ऑफ वर्क डन is equal to either energy stored or energy used. ठीक है, तो this is a very important aspect. Now ये जो energy है this has multiple different forms, जैसे potential energy,
kinetic energy, heat energy, mechanical energy, rotational energy, um, electrical energy, Magnetic energy. magnetic energy. Yes, there are बहुत सारी. The list that I'm sharing with you is not exhaustive. Exhaustive means कि ये पूरी complete नहीं है. This is just an indicative कि इतनी सारी हैं. ठीक है? So magnetic is also there. फिर nuclear energy and so on. Nuclear energy, nuclear bombs में लगती है वो. मैं ये तो बोल रहा हूँ, ये जो एनर्जी है, सी एनर्जी इज अ नेम दैट वी गिव टू समथिंग दैट इज स्टोर्ड. ठीक है? तो जब वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं कि यार अच्छा ये एटम और मॉलिक्यूल के अंदर से एनर्जी निकल रही है, तो उस एनर्जी को हम न्यूक्लियर एनर्जी बोल देते हैं. ठीक है? जब एनर्जी, द एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू मूव द फैन, उस एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी बोल देते हैं. तो रोटेशनल नहीं बोल रही. रोटेशनल भी बोल सकते हैं. लाइक रोटेशनल, अगेन दीज आर ऑल वेरी फ्लूइड, देयर इज नो क्लियर डिस्टिंक्शन. ठीक है? so mechanical energy is also used in cars, it is also used in factories. ठीक है? जहाँ पे हो सकता है घुमाना ही नहीं हो, उनको ऊपर नीचे भी अगर कुछ करना हो चीज को, then also we call it mechanical energy. Mechanical energy just means that we are using something to move up and down or move it around. ठीक है? Rotational is only about rotating. ठीक है? So yes, for a fan we can call it for rotation. For wheels we can call rotational energy. Electrical energy, now everything essentially mechanical, rotational works on electrical energy. ठीक है? मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम बोलते हैं कि एनर्जी विच इज पासिंग थ्रू वायर्स या एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन अ बैटरी, उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोल देते हैं. ठीक है? अब अगर हम व्हील्स को मूव करेंगे तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे होगी? मैं यही तो बोल रहा हूँ. सी एनर्जी इज फ्लूइड. ओके? सो ये जो एनर्जी, अगेन remember the law of conservation of energy, that it can neither be created nor destroyed. हम लोग बस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं. Energy only transforms. Okay? What that means is, suppose, अब I'll give you a full overview. हम एक steam power plant, a coal power plant ले लेते हैं. ठीक है? Coal power plant में the basic चीज is what? Coal, जहाँ पे हम जिसको आग जलाते हैं, उससे वो पानी गर्म करता है, उससे वो स्टीम बनाता है, उस स्टीम से टर्बाइंस घूमती हैं, उस टर्बाइंस के रोटेशनल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनती है. दैट मींस दैट रोटेशनल एनर्जी इज नाउ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. बट वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ से आई थी? फ्रॉम द हीट एनर्जी ऑफ द कोल. और वो कोल्स के अंदर कहाँ से आई थी? दैट वाज द पोटेंशियल एनर्जी. एक तरह से हम पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं. पोटेंशियल एनर्जीज, बट पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं बोल सकते उसको. We, I don't know what we can call the energy which is trapped in coal. ठीक है? So let's just call it heat energy. Okay? So heat energy transforms to rotational or mechanical energy of the turbine, transforms to electrical energy. Okay? Then it reaches, I mean, through wires and through transformers and stuff, it reaches our house. And again, we use the electrical energy to move the fan, which is mechanical energy. Okay? Or we use it to cook food, which is on an induction cooktop. Then that becomes heat energy. Or we use it to हाँ,
और we use it to magnetic का कैसे एग्जांपल दूं कुछ? So this magnetic energy is also used quite a lot. Just not getting an example which you'll understand. जैसे ये जो होता है अपना, do you know MCBs? MCB जो होता है ना, वो ट्रिप हो जाती है, कभी लाइट चले जाती है तो you need to find out about them. But mechanical energy, oh sorry, magnetic energy is also used again and again. So electromagnet कुछ होता है, so which essentially turns electrical energy into magnetic energy, और फिर you can basically use it for anything that you want. Okay. बहुत सारे, I mean I can't get a exact example for magnetic energy for you. Fine. So इस तरह से अब हीट एनर्जी से सारी चीजों में कन्वर्ट हो रहा है, अलग अलग चीजों में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है. सो इट इज फ्लूइड, इट इज टोटली फ्लूइड. वो एक जगह से दूसरी जगह बस जा रहा है, फ्लो कर रहा है, एंड इसीलिए हम इसको एक तरीके से कि ये नहीं बोल सकते बस कि ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, बिकॉज इट्स नॉट. ओके, व्हाट वी कैन ओनली से इज कि जितना हम काम कर रहे हैं. Now, this is very important because work done can be in different forms. यहाँ पे we are only talking about force and displacement, but there will be work done by electrical energy, which you'll study in higher studies. ठीक है, which 10th में basically there will be work done by electrical and magnetic energies and nuclear energies and so on. ठीक है, so all of that work done can be stored in the form of energy in some way or other. ठीक है. केमिकल एनर्जी भी होता है. ओके, केमिकल एनर्जी जो हमारे बैटरीज होते हैं, ठीक है, चाहे से वो लैपटॉप का बैटरी हो या ये रिमोट का बैटरी हो, दैट यूजेस केमिकल एनर्जी. वरना वो इलेक्ट्रिसिटी आएगी कहाँ से? वो केमिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. When we connect it to the circuit, that chemical energy transforms into electrical energy, and उसकी वजह से ये सारी चीजें चलती हैं. ठीक है. So there are different multiple forms like this. We will only be talking about in this chapter. We will only be talking about potential and kinetic energy. Okay. और फिर हम थोड़ा सा discussion इस पे भी कर लेंगे, which is sorry. We'll also do a discussion on power, which is the rate of doing work, and finally, the thing that we left today, which is nuclear energy वाला, E equals to mc square वाला. ठीक है, तो उसका भी मैं और देखो अच्छे से समझाऊंगा कि ये कहाँ से आ रहा है, क्योंकि उसके लिए थोड़ा और देखो एनर्जी और वर्क डन पे समझना पड़ेगा, so that you understand that. Okay, ठीक है. So अभी काम तो कुछ नहीं है, but you need to do that pie sheet. I'll send it to you right away. ठीक है, so वो कर लेना. ओके, बाकी अभी साइंस में तो एक्स्ट्रा काम कुछ नहीं है इस चैप्टर. Thank you, sir.